Hello students, this is Sukhmar Naidu again with the episode 2 of History, the French Revolution from class 9th. Okay, so today I'll be starting with the philosophers. Okay, do understand what was the ideologies and thinking of philosophers, and thereafter, after this episode, I'll be giving you the next episode also very soon. So do watch and subscribe my videos. Please click the bell icon, okay, on all videos. Okay, now let us talk upon the philosophers. अब मेन जो रोल प्लेयर्स हैं वो बेसिकली हैं यहाँ पे आपके फिलोसफर्स। और फिलोसफर्स कौन से? जो उस टाइम पर फिलोसफर्स ने एक्चुअल रोल प्ले किया है एनकरेज करने के लिए लोगों को, और उनके जो फिलॉसफीज़ हैं उसने कहीं तक किसी हद तक वहाँ पे कॉमन पीपल को, थर्ड स्टेट के पीपल को बहुत ज़्यादा उनके अंदर आक्रोश भर दिया, जिससे उनके रिवोल्ट में और ज़्यादा पावर मिली उनको। गॉट इट? एंड दोज फिलोसफर्स वर, फर्स्ट हम बताएंगे जॉन लॉकी, सेकेंड है जीन जैक्स रोसियो, एंड थर्ड वॉज द मॉन्टेस्क्यू। गॉट इट? तो फर्स्ट जो फिलोसफर्स हैं आपके जॉन लॉकी, ही प्लस इफ़ यू टॉक अबाउट जीन जैक्स रोसियो एंड मॉन्टेस्क्यू, तीनों की आइडियोलॉजीज में दो चीज़ कॉमन थी। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा, दे ऑल आर इन फेवर ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द पीपल। जनता को पूरा फ्रीडम मिले और कानून सबके लिए बराबर होते। लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल, मीन्स जो भी लॉ बनाया जा रहा है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट अ किंग, प्रेसिडेंट और द कॉमन पीपल, द कॉमन सिटीजन, सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। गॉट इट? सो हियर इफ यू सी, ही disregarded the monarchical system. Who disregarded the monarchical system? This John Locke. Okay, for that he has even written a book named Two Treatises of Government. इसमें इसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पे मोनार्कियल सिस्टम की बहुत बुराई करी है, और ही वॉज अगेंस्ट, कम्प्लीटली अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसकी पूरी इच्छा थी कि मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ पर। Second, if you I tell you about Jean Jacques Rousseau, he wants there should be such a government which listens to the common people. जैसे कि जो गवर्नमेंट बनती है, जो लीडर होता है वो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल से, यहाँ पे आप देखते हो, दूर होता है। वो कॉमन पीपल के बीच में नहीं पहुँच पाता, उनकी ग्रीवियंसेस को, उनकी प्रॉब्लम को समझने में वो कहीं ना कहीं फेल होता है, और इस वजह से कॉमन पीपल और लीडर के बीच में आप देखते हो कि बहुत गैप होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बनता है। तो वो चाहता है कि लीडर जनता की बातों को सुने, मीन्स द लीडर शुड लिसन टू द grievances and problems of the common people. He has also written a book named The Social Contract. ठीक है? Next, then I'll tell you about the Montesquieu. He was also a philosopher who has given the philosophy the idea of division of powers of the government into three parts. जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को उसने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट उसने बताया है लेजिस्लेटिव, सेकेंड उसने बताया है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के बारे में बहुत सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा। लेजिस्लेटिव इज़ अ बॉडी विच मेक्स द लॉ, एंड लॉ right now even our country is following this system, the parliamentary form of government here, in where laws are made in the parliament and the execution is being done by the executive body. एग्जीक्यूटिव बॉडी से ही, एग्जीक्यूट से ही आप समझ सकते हो उसके वर्ड को, कि जो कानून को जनता के ऊपर लागू कराती है। ठीक है? देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी आई टेल यू अबाउट जुडिशरी। जुडिशरी बॉडी का वर्क होता है दोनों बॉडीज़ को मॉनिटर करना,
चाहे वो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो चाहे लेजिस्लेटिव हो, दोनों के बीच में कभी कहीं कोई क्योटिक कंडीशन बनती है, मीन्स कन्फ्यूजन बनता है, उनको रिजॉल्व करती हैं वो। इवन 2 स्टेट्स, अगर 2 राज्यों में भी, स्टेट्स में भी आप देखोगे कहीं कन्फ्यूज़न पैदा होता है, किसी चीज़ के ऊपर उनकी डिबेट हो रही है और वो जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के पास में, तो वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो जुडिशरी बॉडी का काम है जस्टिस देना, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। जुडिशरी बॉडी को इंडिपेंडेंट बॉडी रखा गया है, उसके ऊपर किसी का भी कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर, किसी भी प्रकार का कहीं कहीं से कोई प्रेशर नहीं होता है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, इन द फ्रांस the political system was in a way where the monarch alone cannot increase the tax rate। यहाँ पे monarch को आप देखोगे कि ये अकेले टैक्स रेट को इंक्रीज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे आप मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लुइस 16 था वो टैक्स रेट को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, जी तोड़ कोशिश कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी फ्रांस में, वो बुलाई गई थी 1614 में। यहाँ पे लुइस 16 जो है मोनार्क के पास ही, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में पावर होती थी जो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुला सकता था, तो लुइस 16 ने बिना देरी किए स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया और उसको ये पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि टैक्स रेट जो टैक्स तो कंट्री गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ना ही बढ़ना है, कुछ भी कैसे भी कर लें टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। Now he called the state general meeting on 5th of May 1789. Louis XVI called upon the meeting in the Versailles Hall। उसने स्टेट जनरल की मीटिंग कहाँ पर बुलाई? वर्सेली हॉल में। वर्सेली हॉल बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो रॉयल क्लास फैमिली से था। उसका जो वर्सेली हॉल था उस पर ही कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा होता था कि वो उसे ही नहीं पूरा कर पा रहा था, और इसलिए उसने वर्सेली हॉल में मीटिंग बुलाई और वहाँ पे अराउंड 1200 मेंबर्स यहाँ पे मीटिंग में एक बार में पहुँचे थे। बिकॉज फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स बुलाए गए, सेकेंड स्टेट से भी 300 मेंबर्स बुलाए गए, और थर्ड स्टेट से कितने मेंबर्स वहाँ पहुँचे थे? 600 मेंबर्स। थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो अपनी डिमांड्स को 40,000 वर्ड्स में अपनी डिमांड को लेकर पहुँचे थे, और उनको पूरी आशा थी कि हमारी डिमांड पूरी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब ये पहुँचे अपनी डिमांड को लेकर के, इनकी डिमांड धरी की धरी रह गई, उसको बिल्कुल नहीं सुना। किसने? लुइस 16 ने। वहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो टेबल कॉन्फ्रेंस उनकी हुई थी, वहाँ पे फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स आमने सामने बैठे थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के, और वहीं पर आप देखोगे कि उसी के ठीक सामने बिल्कुल थर्ड स्टेट के मेंबर्स को अगर आप देखते हो तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पीछे, उनकी चेयर्स के पीछे खड़े थे। उनके बैठने तक के लिए तो व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है। वो खड़े रहते थे उन लोग बेचारे पीछे कुछ चेयर्स के, ठीक है। 300 मेंबर्स यहाँ सेकेंड स्टेट के पीछे खड़े हो गए, 300 फर्स्ट स्टेट के पीछे खड़े हो गए। तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनकी हालत कुछ इस प्रकार थी, ठीक है। और वोटिंग सिस्टम तो पूरा का पूरा करप्टेड था वहाँ पे, मतलब बायस्ड था। कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि भेदभाव नहीं था वोटिंग सिस्टम में। वोटिंग सिस्टम में पूरा भेदभाव था, क्योंकि आप देखोगे वहाँ पर 1 स्टेट 1 वोट की पॉलिसी चला रहे थे वो लोग। मतलब अगर 300 मेंबर्स हैं फर्स्ट स्टेट में, उनका एक वोट, और 300 मेंबर जो सेकेंड स्टेट में है उनका भी एक वोट, ठीक है। प्लस थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स हैं, उनके लिए भी सिर्फ एक वोट था। तो मतलब 3 वोट में ही पूरी कहानी ख़त्म हो जाती थी वोटिंग की। अब 3 में से सपोज करो 2 स्टेट के लोग अगर मिल जाएंगे आपस में, उन्होंने अपनी साठगांठ बना ली, तो वो अपने आप ही लॉ बिल पास हो जाएगा। और बनी बात है, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनको तो टैक्स से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था कुछ। उनको पता था टैक्स तो हमको पे करना ही नहीं है, तो क्यों नहीं वो उसको पास करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट के मेंबर्स इसी बात से बहुत नाराज़ थे कि वोटिंग सिस्टम भी इन्होंने पूरा का पूरा अपने फेवर में बना के रखा हुआ था। ये चाहते थे कि वोटिंग जो प्रोसेस हो 1 मेंबर 1 वोट की हो। मतलब अगर 1200 मेंबर्स है तो 1200 मेंबर्स के लिए 1200 वोट्स होने चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे लुईस 16 ने क्या किया, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को अपने साथ मिला, दोनों मिल गए और दो वोट यहाँ पे जब इनके जुड़ गए और वो बिल पास हो गया कि टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए, हाई कर दिया जाए थर्ड स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस में कितनी धांधली थी। नेक्स्टली हम आते हैं, थर्ड स्टेट वांटेड द वोटिंग सिस्टम शुड बी वन मेंबर वन वोट, मैंने आपको बताया हुआ है। देन अब यहाँ पर थर्ड स्टेट की बात जब नहीं सुनी गई, थर्ड स्टेट के मेंबर्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से गुस्से में और बहुत ज़्यादा उनके अंदर आग भरी हुई थी। वो वहाँ से निकले असेंबली हॉल से और सीधे पहुँच करके वो वहाँ पे आप देखोगे वो जा करके वर्सिली हॉल के पैलेस के टेनिस कोर्ट में जा करके वो वहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, अब उनने ये ठान लिया था कि अब हम ही असेंबली बनेंगे। मतलब जो वहाँ पे मेंबर्स थे, एजिटेटेड मेंबर्स थे पूरे थर्ड स्टेट के, टेनिस कोर्ट में जमा हुए वर्सिली हॉल के, और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम अब एक नेशनल असेंबली हैं। उन्होंने अपने आप को ही नाम दे दिया नेशनल असेंबली। मीन्स नाउ दे विल डिसाइड द लॉज फॉर देम। अब अपने लिए कानून वो खुद बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि अनटिल अनलेस आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड वी विल नॉट लीव दिस प्लेस। वो अपनी जगह वहाँ से नहीं छोड़ने वाले थे। ठीक है, देन अब हम बताते हैं यहाँ पे कि 20 जून 1789 को यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था नेशनल असेंबली का। गॉट इट? देयर नाउ अब हम आगे आते हैं कि इनके मसीहा कौन थे, मींस इनके एक्चुअली में मेंबर्स कौन थे जो इनको लीड कर रहे थे, है ना, क्योंकि हर एक ग्रुप का एक नेता होता है, लीडर। सिमिलरली यहाँ पे भी दो लीडर्स थे, इनके दो नेता थे, एक मेराबियो था और एक था एबेसियस। जो मेराबियो था ये बिलोंग करता था खुद ही कौन सी फैमिली को, नोबल फैमिली को, रूलर्स की फैमिली से था ये। लेकिन फिर भी ये खुद सोचता था कि द लॉज एंड द प्रिविलेजेस विच आर बीन गिवन टू द नोबल एंड द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड स्टेट इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड इट इज़ इनह्यूमन। ये सही नहीं है। ठीक है, एबेसियस जो थे वो खुद एक सेंट फैमिली से थे, वो भी क्लर्जी फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके बाद भी वो भी किसको सपोर्ट कर रहे थे यहाँ, थर्ड स्टेट को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को दोनों बिलोंग करते थे, इसके बाद भी सपोर्ट किनको कर रहे थे वो यहाँ पर, थर्ड स्टेट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, अब जो मॉब थी, पूरी की पूरी भीड़ थी, ये बहुत ही हाईली एजिटेटेड थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और ऊपर से कंगाली में आटा गीला होने वाली उनके पास में कंडीशन आ चुकी थी, क्योंकि फेमाइन जो स्ट्राइक किया था, क्रॉप्स का लॉस उनको हो रहा था, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई बढ़ते जा रहे थे। अब इनका जो दिमाग का पारा था वो आउट हो गया। मीन्स नाउ दे आर लूजिंग देयर टेम्परामेंट, पेशेंस खो चुके थे। ठीक है, सब्र का बांध टूट गया था। तो अब 14 जुलाई 1789 को वो जो बेस्ले जेल वाली घटना हुई वो यहाँ पर हुई कि जेल को तोड़ के प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया और जेल कमांडर की हत्या हो गई। गॉट इट? ही वॉज असैसिनेटेड बाय द मॉब एजिटेटर्स। गॉट इट? सिमिलरली हियर व्हाट हैपेंड आफ्टर 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 के बाद में एक र्यूमर फैला था, अफवाह जिसको बोलते हैं, बहुत तेज़ी से जंगल की आग की तरह फैली कि किंग ने कुछ गूंस को भेजा है। गूंस मतलब कुछ गुंडे डाकू भेजे हैं जो किसानों की फसलों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, टू डैमेज द क्रॉप्स विच आर बीन ग्रोन ओवर देयर बाय द फार्मर्स। वैसे ही यहाँ पर ये इतनी मार झेल रहे थे, महंगाई की, ब्रेड के प्राइजेस हाई थे, हर एक समस्या इनके ऊपर सिर पे चढ़ी हुई थी। इसके बाद किंग इनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, कहाँ सहन करेंगे ये। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने सब ने मिले निकले और जा करके नोबल क्लास फैमिली के घरों पे धावा बोल दिया तुरंत, और निकाल निकाल के इनको मारना पीटना शुरू किया। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे पूरे जला डाले। इसके बाद में जो किंग लुइस 16 था उसको भी अरेस्ट कर लिया, उसके गार्ड्स को, उसके घर के जितने गार्ड्स थे उनको भी मार दिया उन लोगों ने, पब्लिक ने। ठीक है, किंग लुइस 16 अब घुटनों पे आ चुके े फाइनली अपने। ठीक है, अब इनको पता था कि अब बचने का कहीं कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है, सब जो पाप का घड़ा है इनका फूट चुका था। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेट की डिमांड थी, किससे डिमांड थी? वो किंग लुइस 16 की। आप हमको हमारी डिमांड्स को पूरा करो, नहीं तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं। और डिमांड्स क्या रखी गई थी? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को जितने भी लॉ में प्रिविलेजेस दिए गए सारे ख़त्म करो। द पावर्स ऑफ लुइस 16 विल बी रिड्यूस्ड, मतलब जो आपको किंग को, राजा को जो पावर्स दी गई थी उसको भी कम कर दिया जाए। सिमिलरली द लैंड हेल्ड बाय द चर्च के पास जितनी ज़मीनें हैं जो उसने अपने पास पूरी दबा के रखी हुई है उनको हम अब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीजेंट्स फार्मर्स को। चर्च, क्योंकि करीबन आपको मैंने बताया था 60% ऑफ द लैंड वॉज बीन हेल्ड बाय द चर्च। ठीक है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो टिथीज, अनाप शनाप टाइप का जो टैक्स ले रहा था चर्च 10%, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। टैक्स हम नहीं देंगे, टिथीज टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो फाइनली किंग लुइस 16 को जब कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला तो 4 अगस्त 1789 को उसने फाइनली अपना असेंट दिया और कंसेंट पे साइन कर दिया। अब फ्रांस जो था फाइनली मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था, क्योंकि 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना खुद का सेल्फ ड्रॉन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करके उसको प्रेजेंट कर दिया था नेशनल असेंबली में। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में किंग की पावर्स को कम किया गया था। जो ऑब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही था कि किंग की पावर्स को ख़त्म किया जाएगा और अब गवर्नमेंट की पावर को भी डिवाइड किया जाएगा, किसमें? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ, है ना, व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट मॉन्टेस्क्यू की जो फिलॉसफी थी, पॉलिसी थी डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट की, उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे थे वो लोग। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे अब जो इलेक्शन की प्रोसेस है, अब जब राजा बदल गया है, राजा की पावर्स पूरी चेंज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, तो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी सेम क्यों रहेगी? इलेक्शन की प्रोसेस को भी यहाँ पर चेंज किया जा रहा था। मतलब जो वोटर्स थे, वोटर्स के पास जो डिसाइड किया जाता था कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये प्रोसेस को भी यहाँ पे डिसाइड किया गया। ठीक है, तो पैरामीटर्स थे वोटर्स के वो चेंज कर दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा था कि 28 मिलियन, मैंने आपको बताया था 1789 में पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की कितनी हो चुकी थी? 28 मिलियन। लेकिन अब 28 मिलियन में वो आप सोचोगे कि वोटर्स कितने होंगे? 28 मिलियन नहीं, 28 मिलियन में से बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत भारी अंतर आ चुका था। सिर्फ 4 मिलियन वोटर्स जो थे वो ही वोट दे सकते थे अब यहाँ पर। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि 28 मिलियन से 4 मिलियन कैसे हो गया ये, हम इसको समझाते हैं अभी आपको। ठीक है, इससे पहले आप ये समझिए कि ये 4 मिलियन वोटर्स जो हैं ये एक्चुअली में किसके लिए वोटिंग करके किसको डिसाइड करके किसको इलेक्ट करते थे? जो ये 4 मिलियन वोटर्स थे ये 50,000 इलेक्टर्स चुनते थे, 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे, जिनका काम होता था असेंबली के मेंबर्स को वोट करके उनको इलेक्ट करना। मींस आप कह सकते हो कि असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके लिए इनडायरेक्ट वोटिंग होती थी, इलेक्टर्स के लिए यहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग थी, क्योंकि पब्लिक डायरेक्टली वोट करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टर्स को चुनेगी। जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया में आप देखोगे कि जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको डिसाइड करके वहाँ पर इलेक्ट करती है? PM को। ठीक है, यहाँ पे 745 जो मेंबर्स थे एक्चुअली में असेंबली में बैठने वाले, उनको चुनने के लिए 50,000 इलेक्टर्स को पब्लिक वोट करती थी। ठीक है, अब ये जो 745 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, इनका काम क्या होता था? ये राजा के ऊपर, किंग के ऊपर और उसके मिनिस्टर्स के ऊपर कड़ी पेनी नज़र बना के रखना और राजा की पावर्स को कंट्रोल करना, मिनिस्टर्स को अपनी पावर्स को अब्यूज़ ना करने देना, ये इनका काम होता था।
ठीक है। 745 मेंबर्स जो थे ये एक्चुअली लॉ मेकर्स भी थे, इनके साथ में लॉ बनाया जाता था बैठ के। लेकिन अभी भी राजा के पास में एक बहुत बड़ी पावर है जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के पास है इंडिया में, वीटो पावर। तो वीटो पावर में ये पावर होती है कि अगर किसी भी बिल पे, किसी भी कानून को अगर पास होने से रोकना होता है तो ये वीटो पावर लगा करके उस बिल को पास होने से रोक देते हैं। सिमिलरली हमारा प्रेसिडेंट भी इंडिया के जो हैं वो भी इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। तो बिल को रोक देना, यानी यहाँ पे किसी भी लॉ को अगर वो नहीं चाहेगा कि इसको पास होना चाहिए तो वो उसको क्या कर देगा, रोक देगा। गॉट इट। तो ये हमने बता दिया वीटो पावर क्या होती है। हाँ, तो नेक्स्टली अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वोटर्स होते थे जो एक्चुअली में वोट दे पाएंगे उनको कहते थे एक्टिव वोटर्स, ठीक है, एक्टिव सिटीजन। और जिनको वोट देने की परमिशन नहीं थी वो पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे। मतलब वोटर्स में भी कैटेगरी हो चुकी थी अब कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, और जो पैसिव सिटीजन्स हैं इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अंडरस्टूड। अब कौन वोट दे सकता है यहाँ पे कंट्री के अंदर फ्रांस में, कौन वोट नहीं दे सकता है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। हम समझते बहुत आसान है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। सिंपल चीज़ है, मेल सिटीजन। यहाँ पे भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो अभी तक आपको देखने मिलेगा, आगे ये भी हट जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वो कैसे हटता क्या हटता भी आपको पता चलेगा, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। मेल सिटीज़न को यहाँ पे वोट देने की पावर दी गई थी नेशनल असेंबली के द्वारा। मेल सिटीज़न दे पाएगा, और वो भी कौन, जिसकी एज 25 ईयर्स से ऊपर है, 25 साल से ऊपर जिसकी एज हो चुकी है। थर्ड कंडीशन थोड़ी सी कठिन है समझने के लिए, बहुत ध्यान से समझना कि आपको पता है कि साल भर कोई भी मजदूर या एम्प्लॉय है काम करता है, उसके साल भर में से 3 दिन की जो वेजेस होगी उसकी 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो गवर्नमेंट को टैक्स दे पाता है, गवर्नमेंट ने जो भी वेजेस डिसाइड करी है उसका 3 दिन के वेजेस के बराबर जो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, सिर्फ वही वोट देने के लिए एलिजिबल होगा। तो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट है मेल सिटीजन, सेकंड है वो 25 ईयर्स से एज के ऊपर होना चाहिए, और थर्ड है वे टैक्स इक्विवेलेंट टू हिज 3 days ऑफ वेजेस। सिंपल, गॉट इट। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी भी स्टार्टिंग अगर आप देखोगे जो उन्होंने बनाया था फ्रांस में, वही फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था, जो हमारे कंट्री में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है। स्टार्ट। सो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं दोबारा, आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके लिए हम आपको एपिसोड्स पूरे देखने पड़ेंगे, ठीक है। So be safe, stay at home during this quarantine period. Okay, thank you students.